हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मा और ताप के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदु है ना या टॉपिक्स पर हम लोग ने विचार किया था, जिसका नाम था वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का निर्धारण, है ना। और इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल रूप से भी देखा था, कैलोरीमीटर के द्वारा किस प्रकार गुप्त ऊष्मा का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग जो है बच्चों ऊष्मा और ताप के संबंध में छोटी छोटी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो कि है ना कोर्स में रहता है, लेकिन उसे अंतिम रूप से पढ़ा जाता है ना। तो आज हम लोग यही छोटी छोटी बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं बच्चों। आज समझ जाइए कि आज लगभग ऊष्मा और ताप का मेरा आज अंतिम दिन है कि नहीं। इसके बाद हम लोग आज नई चीज़ पढ़ने जाएंगे, जिसको हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो आज छोटी छोटी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है ना। ये जो नियम जो है ना, जूल ने प्रतिपादन किया था कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों की गैसों की मोलर ऊष्माधारिताएं कैसे ज्ञात की जाती है। और अंतिम रूप से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की ड्यूलॉग एंड पैटिट्स का नियम क्या होता है कि नहीं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि है ना ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। देखिए ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, जिसको हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहा जाता है ना। तो चलिए हम लोग इसी के विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, है कि नहीं। होता क्या है कि जब हम लोग है कि नहीं, जब हम लोग कोई कार्य करते हैं किसी के भी विरुद्ध, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग घर्षण के विरुद्ध भी यदि काम करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि अक्सर जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कि आप अपने दोनों हाथों को यदि रगड़ेंगे, तो दोनों हाथों को जब रगड़ते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों की घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और जब आप काम करते हैं तो उससे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे आपकी दोनों हाथें गर्म हो जाती है। तो ऐसा सिर्फ हाथ में ही नहीं होता है, बहुत सारे पदार्थ में भी, जैसे कि हवा यदि चलती है कि नहीं, तो यदि किसी सतह से वो टकराती है तो घर्षण बल के विरुद्ध काम करती है, तो हवा धीरे धीरे गर्म भी हो जाती है कि नहीं। पत्थर को जब आप एक दूसरे से मारते हैं तो वो घर्षण के बल के विरुद्ध काम करता है, जिसकी वजह से पत्थर से चिंगारी उत्पन्न होती है, अर्थात जो आप काम कर रहे हैं वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, है कि नहीं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कार्य से ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तो उसी के विषय में हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। देखिए हम लोग इसका परिभाषा कैसे देंगे कि जब भी कोई यांत्रिक कार्य होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब भी, देखिए जब भी कोई यांत्रिक कार्य मैकेनिकल वर्क होता है, जब भी कोई यांत्रिक कार्य होता है कि नहीं, जब भी कोई यांत्रिक कार्य होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब भी कोई यांत्रिक कार्य होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है कि नहीं। जूल ने सर्वप्रथम पाया, क्या पाया, देखिए यहाँ पर जूल ने सर्वप्रथम पाया या देखा, पाया कि यांत्रिक ऊर्जा, है कि नहीं, या यांत्रिक कार्य उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होती है ना। यांत्रिक कार्य उत्पन्न ऊष्मा के, है ना, उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होती है, उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जितना आप यांत्रिक कार्य करते हैं उतना ही ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है। जितना कार्य करेंगे उतना ऊष्मा उत्पन्न होगा। इसका मतलब है कि यांत्रिक कार्य समानुपाती होगा उत्पन्न ऊष्मा का। समझ पा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना यांत्रिक कार्य, देखिए यहाँ पर क्या है कि यांत्रिक कार्य W है तथा उत्पन्न ऊष्मा, माना यहाँ यांत्रिक कार्य W है तथा उत्पन्न ऊष्मा Q है, तथा उत्पन्न ऊष्मा क्या है, Q है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, समानुपाती होगा, W समानुपाती Q होगा। यदि हम समानुपाती को चिन्ह को तोड़ते हैं तो एक नियतांक देते हैं कि J, है ना। और यहाँ क्या हो गया, J क्या है, एक नियतांक है, जहाँ J एक नियतांक है ना, जहाँ J एक नियतांक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है कि नहीं, यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है, यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है।
बात समझ में आ गया। देखिए बात को समझिएगा कि यदि, है कि नहीं, यदि देखिए यदि W का मापन, यदि W का मापन किस में करते हैं, यदि W का मापन हम जूल में करेंगे, ऐसे भी होता है कि है ना, कार्य का मात्रक SI मात्रक पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। और यदि हम लोग ऊष्मा का मापन, है कि नहीं, ऊष्मा का मापन कैलोरी में करते हैं, ऊष्मा का मापन किस में करते हैं, कैलोरी में करते हैं, तो J इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, J इज इक्वल टू W/Q। और इसको जब आप हल करेंगे तो इसका मान जो होता है बच्चों वो लगभग होता है कि 4.18 जूल प्रति कैलोरी होता है। बात समझ में आ गया कि यदि हम लोग W का मापन जूल में करते हैं और Q का मापन कैलोरी में करते हैं तो यहाँ ऊष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक होता है उसका मान कितना होता है, 4.18 जूल प्रति कैलोरी होता है। वहीं आप लोग जान रहे हैं कि दोनों का मात्रक SI मात्रक पद्धति में समान होता है, लेकिन है ना ऊष्मा का कैलोरी में मापन किस में होता है, CGS मापन में होता है, CGS में, CGS मात्रक पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, आप लोग जान रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर यदि हम दोनों का मापन SI मात्रक पद्धति में करते हैं तो SI मात्रक पद्धति में, यहाँ लिखेंगे SI मात्रक पद्धति में, है कि नहीं, SI मात्रक पद्धति में यदि W को भी किस में मापा गया है, जूल में, है कि नहीं, और Q ऊष्मा को भी किस में मापा गया है, जूल में, तो इस स्थिति में J का मान कितना हो जाएगा, 1। बात समझ में आ गया, इसका मान कितना होगा, 1। तो SI मात्रक पद्धति से ही हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का परिभाषा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की परिभाषा, देखिए ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की परिभाषा, है ना, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की परिभाषा कैसे दिया जाता है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की परिभाषा, बात को समझिएगा। देखिएगा ऊष्मा की इकाई मात्रा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका जो फॉर्मूला मिला है W इज इक्वल टू J और यहाँ पर हो गया Q। बात को समझिएगा, यदि हम लोग J का मान, यदि J का मान SI मात्रक पद्धति में, यहाँ देखिए SI मात्रक पद्धति में, है कि नहीं, SI मात्रक पद्धति में J इज इक्वल टू 1 होता है, आपको बताएं ऊपर में, और Q का भी मान यदि हम लोग 1 ले लेते हैं, है कि नहीं, 1 जूल ही ले लेते हैं, बात समझ में आ गया, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे तो W इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप बात समझ पा रहे होंगे कि SI मात्रक पद्धति में J का मान तो 1 ही होता है, यहाँ पे हम लोगों ने साबित किया, और यदि Q का भी मान यदि 1 ले लेंगे मैंने 1 जूल, तो W इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तब इसके अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऊष्मा की इकाई मात्रा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य को हम लोग ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। बात समझें, बात समझ में आ गया। ऊष्मा की इकाई मात्रा उत्पन्न करने के लिए जो काम करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। तो देखिए ऊष्मा की इकाई मात्रा, ऊष्मा की इकाई, है कि नहीं, ऊष्मा की इकाई मात्रा उत्पन्न करने के लिए, ऊष्मा की इकाई मात्रा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य, है कि नहीं, किया गया कार्य, ऊष्मा की इकाई मात्रा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य एकांक जूल हो या 1 जूल हो तो यांत्रिक तुल्यांक या ऊष्मा की यांत्रिक तुल्यांक भी, है ना, तो ऊष्मा की यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा की यांत्रिक तुल्यांक भी एकांक होता है, भी इकाई होता है, एकांक होता है या इकाई होता है, इकाई होता है, समझ में आ गया, सब इकाई है। ऊष्मा की इकाई मात्रा उत्पन्न करने के लिए यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस स्थिति में ऊष्मा की यांत्रिक तुल्यांक भी इकाई होता है। क्लियर हो गया बच्चों, है ना। तो ये चीज़ था क्या कि ऊष्मा का ये जो पूरी बातें आप लोग सीखें, आज समझें, है ना, इसका आप यांत्रिक तुल्यांक का मान जो है प्रैक्टिकल द्वारा भी ज्ञात किया जाता है कि नहीं। तो वो आप लोगों को आगे कक्षाओं में मिलेगा पढ़ने के लिए बच्चों, तो है ना। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जूल ने एक प्रयोग किया था जिसके आधार पर उन्होंने पाया कि किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। SI मात्रक पद्धति में ही कार्य और ऊष्मा एक दूसरे के बराबर होते हैं, बल्कि किसी दूसरे मात्रक पद्धति में कार्य और ऊष्मा बराबर
नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया कि SI मात्रक पद्धति में J का मान तो 1 हो जाएगा, तो W बराबर Q होगा। बात समझ में आ गया कि SI मात्रक पद्धति में किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, अन्यथा दूसरे मात्रक पद्धति में ऐसी बातें नहीं होती है। तो ठीक है बच्चों, ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गैसों का है कि नहीं मोलर ऊष्माधारिता कैसे ज्ञात की जाती है कि नहीं। देखिए, गैसों का मोलर ऊष्माधारिता, गैसों का मोलर ऊष्माधारिता, गैसों का मोलर ऊष्माधारिता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसके विषय में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मोलर ऊष्माधारिता तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा बच्चों कि हमने ऊष्मा और ताप से के शुरुआती समय में ही शायद हम लोग 4 या 5 वीडियो के बाद ही हम लोगों ने मोलर ऊष्माधारिता के विषय में पढ़ा था, जिसको क्रमशः CP तथा CV द्वारा निरूपित किया जाता है कि नहीं। CP इसको कहा जाता है कि नियत दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, और CV को कहते हैं नियत आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता। और साथ ही आप लोगों ने मेयर की फार्मूला भी देखा था बच्चों, जो इन दोनों का संबंध को दर्शाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं CP माइनस CV भी कहा जाता है, इज इक्वल टू R होता है। इसको हम लोग मेयर की फार्मूला भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी दोनों का मान को ज्ञात करेंगे और साथ में मोलर ऊष्माधारिता का अनुपात भी आज हम लोग ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों एकल परमाणुविक गैस का, है कि नहीं। पहला एकल परमाणुविक गैस, तो एकल परमाणुविक गैस, बात को समझिएगा, एकल परमाणुविक गैस। तो एकल परमाणुविक गैस क्या होता है बच्चों, है कि नहीं। वैसे गैस जिसमें सिर्फ सिंगल परमाणु होते हैं, एक परमाणु होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे क्लोरीन गैस, है कि नहीं, क्लोरीन में सिर्फ एक ही परमाणु होते हैं, जैसे आर्गन गैस। तो ये सभी जितने भी गैस हम आप लोगों का नाम बोल रहे हैं वो सब एकल परमाणुविक गैस होते हैं। तो इन गैसों का भी हम लोग क्या करेंगे, मोलर ऊष्माधारिता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि एकल गैस का, है कि नहीं, बात को समझिएगा कि एकल परमाणुविक गैस, एकल परमाणुविक गैस, है कि नहीं, एकल परमाणुविक गैस का स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है कि नहीं। स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका कितना होता है। एकल परमाणुविक गैस का स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है कि नहीं। आपको ये बात समझने के लिए मेरे ऊष्मा और ताप के लेसन को जाना पड़ेगा पहले देखने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि ऊष्मा स्वतंत्रता की कोटि किसको कहा जाता है। ये बात को समझने का प्रयास करिए, है ना। स्वतंत्रता की कोटि इसका 3 होती है। अब यदि देखिए स्वतंत्रता की कोटि होगी तो इनके तीनों अक्षों में ऊर्जा का समविभाजन कितना होगा, लिखेंगे ऊर्जा के समविभाजन से। देखिए ऊर्जा के समविभाजन से सारी बातें आप लोगों को पहले सीखनी होगी, तब इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। मेरी ऊष्मा और ताप का जो वीडियो है, लगभग 14 से 15 वीडियो मैंने इसमें बनाया है और सब वीडियो 45 मिनट से ऊपर का है बच्चों, है कि नहीं। तो आप लोग ये बात समझिएगा कि सारी वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ पा रहे होंगे कि बच्चों की ऊष्मा और ताप के संबंध में मुझे कितना नॉलेज प्राप्त होगा। तो आप लोग ये काम करें बच्चों, एक एक वीडियो को सिलसिलेवार ढंग से देखें, है ना, और उसके बाद आप लोगों को एक एक टॉपिक्स आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो आप ऊष्मा और ताप का सभी वीडियो को अच्छा से देखने का प्रयास करें, तब आपको ये समझ में आएगा कि स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, ऊष्मा का समविभाजन क्या होता है। तो ऊर्जा के समविभाजन से, है कि नहीं, ऊर्जा के समविभाजन से देखिए एकल परमाणुविक गैस की ऊर्जा कितनी होगी। एकल परमाणुविक गैस, एकल परमाणुविक गैस की ऊर्जा, एकल परमाणुविक गैस की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 3/2 kT होगा। 3/2 kT होता है बच्चों, ये बात को समझने का प्रयास करिए। तो ये एकल परमाणुविक गैस का, अब यदि मान लेते हैं कि मेरे पास एकल परमाणुविक गैस का n मोल उपस्थित है, तो लिखेंगे n मोल, है कि नहीं, n मोल गैस की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, n मोल गैस की ऊर्जा कितनी होगी, है कि नहीं। n मोल गैस की ऊर्जा कितनी होगी, तब इसको हम लोग को n से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n k और यहाँ पर हो जाएगा t बच्चों। ये बात समझ में आ गया। तो हम आप लोगों को पहले एक बार कभी बताए थे बच्चों कि एन के इज इक्वल टू आर होता है कि नहीं। एन के इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, आर, क्योंकि आर जो होता है उसको हम लोग गैस नियतांक कहा जाता है। आर को हम लोग क्या कहते हैं कि गैस नियतांक, है कि नहीं, गैस नियतांक कहते हैं। और जो के होता है बच्चों, इसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। इसको कौन कांस्टेंट कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ में आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
तो यहाँ पर देखिए यदि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मोल की संख्या से गुना कर दिया जाएगा तो आपको गैस की नियतांक मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग R का मान यहाँ पर रख देंगे बच्चों। तो इज इक्वल टू हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर जो ऊर्जा है इसको हम लोग U से इंडिकेट करेंगे, तो इसका मान हमको कितना मिल जाएगा 3/2 और यहाँ पर हमको मिल जाएगा R और यहाँ पर होगा T। बात समझ में आ गया। तो एक बात आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा बच्चों कि जब मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, लेकिन ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होंगी बच्चों, कि मैंने जब आप लोगों को ये बात बताया था कि दोनों में से बड़ा कौन है, सीपी या सीबी में से दोनों में से बड़ा कौन होता है कि नहीं, तब मैंने आप लोगों को बताया था, बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सीपी या सीबी में से बड़ा कौन होता है। जब हम लोग किसी भी पात्र में रखे गैस को, है ना, का आयतन को जब निश्चित कर दिया जाता है, मतलब इसमें रख दिया गया है गैस और इसके आयतन को निश्चित कर दिया गया है, और जब इसमें हम लोग ऊष्मा देंगे, है कि नहीं, जब इसमें हम लोग ऊष्मा देते हैं Q, तो जब हम लोग इसमें ऊष्मा देते हैं तो ये सारा ऊष्मा इस गैस के सिर्फ अंदर की ऊर्जा को वृद्धि करने में खर्च हो जाती है कि नहीं, अंदर की ऊर्जा को खर्च करने में या मतलब क्या करते हैं कि बढ़ाने में खर्च हो जाती है। तो जब हम लोग Q की जो परिभाषा लिखे हैं बच्चों की dQ इज इक्वल टू क्या होता है कि नहीं, dQ इज इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पर CVdt, एन CVdt, यहाँ पर लिखते थे ना एन, आप लोगों को याद होगा फार्मूला कि Q इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे, देखिए है ना, Q इज इक्वल टू देखिए MC डेल्टा टी या डी टी जो भी लिखते थे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, है ना, ये गुप्त, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा के अनुसार हम लोग ऐसा करते थे, Q इज इक्वल टू MC। यदि हम लोग यहाँ मोलर ऊष्माधारिता लेंगे तो M के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, N का प्रयोग करते थे, है कि नहीं, Q इज इक्वल टू क्या लिखते थे, NCV, और यहाँ पर हो जाता था डेल्टा टी या डी टी। तो यहाँ पर यदि हम लोग 1 मोल गैस, यदि गैस का मान हम लोग 1 मोल ले लिए हैं, तो यदि ताप में वृद्धि डेल्टा टी है तो ऊष्मा हम लोग कितना दिए हैं dQ, तो dQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CV, यहाँ पर हो जाएगा dt, तो CV बराबर कितना हो जाएगा, CV बराबर हो जाएगा dQ बटा और यहाँ पर हो जाएगा dt। बात को समझ में आ गया। लेकिन एक बात यहाँ पर समझिए कि मान लेते हैं कि इस पात्र में जो हम लोग ऊष्मा दिए वो ऊष्मा क्या कर रही है कि इस गैस की सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में सिर्फ वृद्धि कर रही है, ये ऊर्जा U है। तो जितनी ऊष्मा यहाँ पर दिया गया उतना ही आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, तो हम लोग यहाँ पर Q का मान U भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि CV इज इक्वल टू जो हमको मिलेगा इक्वेशन वो क्या मिल जाएगा, du बटा dt मिलता है। तो ये इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है CV के लिए। किसके लिए बच्चों, CV के लिए, है ना। CV का मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसका बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग निकालें। यहाँ 1 मोल गैस के लिए जितना भी ऊष्मा देते हैं वो गैस की सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। तो फार्मूला जो हो गया dQ इज इक्वल टू CV dt, n का मान 1 है तो CV इज इक्वल टू dQ बटा dt हो जाएगा, देख रहे हैं। और यहाँ पर Q का मान जो होता है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है, चाहे आप दिया गया ऊष्मा लिखिए चाहे वो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि लिखिए, बात दोनों बराबर होता है, इसलिए हम लोग Q के स्थान पर U लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि CV बराबर क्या हो जाएगा, बात को समझिएगा, CV इज इक्वल टू हो जाएगा du बटा और यहाँ पर हो जाएगा dt। तो एक काम करते हैं बच्चों कि ये जो आपका देख रहे हैं है कि नहीं, U यहाँ पर है तो U का मान हम लोग रखेंगे D और यहाँ पर हो जाएगा dt। वेरिएबल यहाँ पर T है मेरा, टेम्परेचर, सब कुछ ताप में वृद्धि के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग T का, कैपिटल T का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ पर हो गया RT। देखिए यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 R कांस्टेंट हो गया और d/dt और यहाँ पर t, तो t के रिस्पेक्ट में t का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, हम लोग जानते हैं, है कि ना। डिफ्रेंसिएशन में t के रिस्पेक्ट में t का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है ना। तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो CV का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, देखिए यहाँ पर, तो CV बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 R। समझ में आ गया। अब CV यदि प्राप्त हो गया तो CP भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कौन सा फार्मूला, मेयर के फार्मूला से CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए CP इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस हो जाएगा CV, तो CP इज इक्वल टू R प्लस और CV का मान रख देंगे यहाँ पे 3/2 R। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, है कि नहीं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो CP का मान कितना निकलेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5R बाय यहाँ पर हो जाएगा 2, 5R बाय 2 हो जाता
है ना। तो सी देखिए Cv का मान कितना हो गया 3/2r, Cp का मान कितना हो गया 5/2r। अब दोनों का जो अनुपात होता है Cp और Cv का अनुपात जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, Cp और Cv का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए कि Cp और Cv का अनुपात, Cp और Cv का अनुपात है कि नहीं, Cp और Cv का अनुपात हम लोग देखते हैं। तो Cp और Cv का जो अनुपात होता है उसको हम लोग गामा द्वारा निरूपित किया जाता है। तो गामा इज इक्वल टू कितना होता है Cp/Cv। Cp का मान कितना है, यहाँ देखिए 5r/2 और Cv का मान कितना है 3r/2। तो यहाँ r/2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पर कितना 5/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे है कि नहीं, तो इसका मान लगभग आ जाएगा 1.67 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि एकल परमाणविक गैस के लिए ये जो गामा का मान है, मतलब Cp और Cv का अनुपात जो होता है वो 1.67 होता है। बात समझ में आ गया। तो ये एकल परमाणविक गैस का था। अब हम लोग देखेंगे कि द्विपरमाणविक गैस की है कि नहीं मोलर ऊष्माधारिता का अनुपात कितना होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि दूसरा नंबर में होगा कि द्विपरमाणविक गैस का, बात को समझिए गए, द्विपरमाणविक गैस है कि नहीं, द्विपरमाणविक गैस का मोलर ऊष्माधारिता का अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले द्विपरमाणविक गैस होता कौन कौन सा है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन गैस है कि नहीं। तो ये सभी गैस को हम लोग क्या कहते हैं द्विपरमाणविक गैस कहा जाता है कि नहीं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो बात समझ में आ गया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे है ना, मतलब मोलर ऊष्माधारिता का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विपरमाणविक गैस का स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है। बात को समझिएगा कि द्विपरमाणविक गैस का स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है 5 है कि नहीं। स्वतंत्रता की कोटि जो होती है वो 5 होती है। तो इसका ऊर्जा कितना हो जाएगा है कि नहीं। तो इसकी ऊर्जा के सम विभाजन से देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2, यहाँ पर हो जाएगा kT है कि नहीं। जब ये हो गया तो बताइए कि हम लोग Cv का मान कितना देंगे। Cv बराबर क्या होता है du/ और यहाँ पर होता है dt। तो d/ यहाँ पर हो गया dt और u का मान रख देंगे 5/2, यहाँ पर हो गया kT। तो Cv इज इक्वल टू हो गया है कि नहीं, सॉरी है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग पहले और एक बात निकाल लेते हैं कि n गैस है कि नहीं, n यहाँ n मोल गैस के लिए n मोल गैस की ऊर्जा निकालेंगे। n मोल गैस की ऊर्जा हम लोग सब कुछ आप लोगों को बताया है। u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 kn, यहाँ पर t, और kn को हम लोग r लिखते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, यहाँ पर हो जाएगा rt। तो ये जो हम लोग यहाँ पर k लिखे इसको मैं सिर्फ r में बदल देता हूँ। तो अब बताइए Cv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ गया, और t के सापेक्ष t का अवकलन जो होता है डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। तो Cv का मान कितना आ गया मेरा 5/2r। अब इसी तरह हम लोग Cp का भी मान निकालेंगे, मेयर का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे है कि नहीं। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r होता है। तो Cp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r प्लस Cv। तो डेट सिंप्लाइज r, और यहाँ Cv का मान हो गया 5/2r। तो बताइए यहाँ पर 5 2 7 हो गया है कि नहीं, 5 यहाँ 2 आ गया, 5 कितना हो गया 2 और 5 7, r/ यहाँ पर हो गया 2। अब अनुपात ज्ञात कर लीजिए, यहीं पे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कि दोनों का Cp तथा Cv का अनुपात, Cp तथा Cv का अनुपात, तो इसको हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, गामा से। तो गामा इज इक्वल टू हो गया Cp/Cv। तो Cp का मान हम लोग कितना निकाले बच्चों, देखिए 7r/2, और यहाँ पर Cv का मान निकाले 5/r2, r/2 कट गया, ये कितना हो गया 5/7 इज इक्वल टू कुछ आएगा, इसका मान लगभग कितना होता है कि 1.40 होता है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे त्रिपरमाणविक गैस का, त्रिपरमाणविक गैस। अब देखिए यहाँ पे कि त्रिपरमाणविक गैस, बात को समझिएगा कि त्रिपरमाणविक गैस है कि नहीं, त्रिपरमाणविक गैस का है कि नहीं मोलर ऊष्माधारिता का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिपरमाणविक गैस का स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, यहाँ पर हो जाएगा स्वतंत्रता की कोटि, त्रिपरमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि है। त्रिपरमाणविक गैस का उदाहरण क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें 3 परमाणु है, ऑक्सीजन 2 कार्बन 1, जैसे यहाँ पर हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है बच्चों कि त्रिपरमाणविक गैस की जो मतलब स्वतंत्रता की जो कोटि 6 होती है, त्रिपरमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि 6 होगी। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, यहाँ पर हो जाएगा kT, n मोल है कि नहीं, n मोल गैस की ऊर्जा, n मोल गैस की
ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तब इसको हम लोग n से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो U इज इक्वल टू निकल गया 6/2 kn, और यहाँ पर T, और kn को तो हम लोग R जानते हैं, इसलिए हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा RT। तो CV का जो फार्मूला मैंने कहा कि du बाय यहाँ पर हो गया dt, तो d बाय यहाँ पर हो गया dt, इसको रख दिए 6/2 RT। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 6/2 R, और t के सापेक्ष t का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, इसीलिए CV इज इक्वल टू हमको मिल गया 6/2 R। अब मेयर का फार्मूला का यूज़ करेंगे और CP हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है CP माइनस, है ना, CP माइनस CV इज इक्वल टू होता है R। तो CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R प्लस CB, तो CP इज इक्वल टू R, और CB का वैल्यू हो गया 6/2, यहाँ पर हो जाएगा R। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 8R/2 आ जाता है। अब दोनों का अनुपात ले लेंगे, देखिए यहाँ पर CP और CB का अनुपात है ना, CP और CB का अनुपात लेंगे, रेशियो ले लेंगे, तो इसको हम लोग गामा से इंडिकेट करते हैं। तो गामा इज इक्वल टू कितना होता है CP बाय यहाँ होता है CB, तो CP का वैल्यू कितना हो गया 8R/2, और CB का वैल्यू कितना हो गया 6R/2, ये दोनों कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ मिल गया हमको 8/6, इसको 2 से काटेंगे तो 2 है ना 4/3 निकलेगा। तो जो इसका जो वैल्यू होगा बच्चों वो कुछ होता है 1.28। तो आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे बच्चों कि जैसे जैसे है ना परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, उसके मोलर ऊष्माधारिता का अनुपात जो होता है बच्चों वो घटता जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि एकल परमाणविक गैस का, किसका देखें, एकल परमाणविक गैस, तो एकल परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि आप लोगों ने कितना पाया था, है कि नहीं, 1.67 पाया था। द्विपरमाणविक गैस का, तो द्विपरमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि 1.40 देखे, और त्रिपरमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि आप लोग 1.28 देखे। तो आप लोग ये चीज़ क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या बढ़ते जाती है ना, वहाँ पर क्या देखेंगे कि गामा का वैल्यू जो होता है वो घटता जाता है, अर्थात CP और CB का जो अनुपात होता है उसका मान में कमी आती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों कि गैसों की मोलर ऊष्माधारिता का अनुपात या फिर है ना मोलर ऊष्माधारिता का तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि बच्चों की गैस की तो मोलर ऊष्माधारिता ज्ञात करते हैं, लेकिन ठोस की मोलर ऊष्माधारिता कैसे ज्ञात की जाती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जिसका स्टडी हल्का सा आप लोगों की किताब में दिखाया गया, और इसका पूरा का पूरा स्टडी आप लोगों को ग्रेजुएशन के क्लास में करना है बच्चों, है कि नहीं, वहाँ पर आप लोग जा करके पढ़ेंगे बच्चों, है कि नहीं, कि क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, है कि नहीं, ठोस की विशिष्ट ऊष्माधारिता का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर इसका झलक दे देते हैं बच्चों, और ड्यूलॉग एंड पैटिट्स जो नियम जो दिया था जो कि सही नहीं है, लेकिन आगे जा करके बहुत सारे नियम हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या है ड्यूलॉग एंड पैटिट्स का नियम उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करें बच्चों कि धातुओं की बात को समझिएगा, कि धातुओं की, है कि नहीं, धातुओं की औसत मोलर ऊष्माधारिता, औसत मोलर, धातुओं की औसत मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ड्यूलॉग एंड पैटिट्स का नियम कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूलॉग, है कि नहीं, लॉग एवं पैटिट, है कि नहीं, पैटिट का नियम, ड्यूलॉग एवं पैटिट का नियम कहा जाता है इसको, ड्यूलॉग एंड पैटिट का नियम, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर ड्यूलॉग एंड पैटिट्स का नियम होता क्या है, इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए कि ड्यूलॉग एंड पैटिट्स ने सबसे पहले जो है कि रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर सभी धातुओं की मोलर ऊष्माधारिता ज्ञात किया। हमने क्या कहा कि ड्यूलॉग एंड पैटिट्स ने ही सर्वप्रथम क्या किया कि कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर सभी धातुओं की मोलर ऊष्माधारिता ज्ञात किया, और उसने पाया कि मोलर ऊष्माधारिता जो होती है या तो धातुओं की 3R होती है, या फिर उसका संख्यात्मक मान में यदि आप निरूपित करेंगे 6 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं बच्चों, चलिए, है कि नहीं, क्या कहा था ड्यूलॉग एंड पैटिट्स के नियम के अनुसार, है कि नहीं, हम लोग आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि देखिए ड्यूलॉग एंड पैटिट्स ने, यहाँ पर बात को समझिएगा कि ड्यूलॉग है ना, ड्यूलॉग और पैटिट्स ने है ना सर्वप्रथम, ड्यूलॉग एवं पैटिट ने सर्वप्रथम कमरे के ताप पर, देखिए कमरे के ताप पर, है कि नहीं, कमरे के ताप पर सभी धातुओं की,
कमरे के ताप पर सभी धातुओं की, है कि नहीं, सभी धातुओं की, है ना, उष्मा या मोलर उष्माधारिता ज्ञात किया। मोलर उष्माधारिता ज्ञात किया। मोलर उष्माधारिता ज्ञात किया, जिसका मान उन्होंने, देखिए जिसका मान, है कि नहीं, जिसका मान उन्होंने 3R, है कि नहीं, 3R या कितना पाया कि 6 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन पाया था। तो कैसे 6 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन पाया, इसके बारे में हम लोग आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा बच्चों की, जैसे कि हम लोगों ने गैसों के, है कि नहीं, मोलर उष्माधारिता का अनुपात हम लोगों ने ज्ञात किया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देख लीजिए कि जैसे कि मान लेते हैं कि ठोस के जो परमाणु होते हैं ना बच्चों, इसका सबसे पहले हम लोग को स्वतंत्रता की कोटि का निर्धारण करना है कि नहीं, कि स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है ठोस का। तो इस बात को याद रखिएगा कि ठोस के परमाणु जो होते हैं ना बच्चों, वो इतना मतलब मजबूती से बंधे होते हैं, इतना मजबूती से बंधे होते हैं ना कि वो गति नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो इधर उधर गति नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है ना, वो उसके पास इधर उधर जाने की क्षमता नहीं होती है कि वो इतना मतलब क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसको अंतर आणविक या अंतर परमाणविक आकर्षण बल कहते हैं, से बंधे होते हैं। तो ये अणु सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये अणु सिर्फ अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो होते हैं बच्चों, वो कंपन कर सकते हैं। और जो वस्तु कंपन करता है उसके पास दो ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कंपन करने वाले कोई भी कण होते हैं उसके पास सिर्फ दो ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहते हैं। बच्चों बात समझ में आ गया। तो आप मान लेते हैं कि ये अणु जो होती है सिर्फ एक्स अक्ष के सापेक्ष यदि कंपन कर रही है तो इसके पास दो ऊर्जा है। लेकिन यदि एक अणु है तो एक अणु की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है ना, तो एक एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक वाई अक्ष के सापेक्ष और एक जेड अक्ष के सापेक्ष। तो इस अक्ष के सापेक्ष इसकी दो ऊर्जा, इस अक्ष के सापेक्ष के दो ऊर्जा, इस अक्ष के सापेक्ष इसके दो ऊर्जा। तो कुल मिलाकर के इसकी कितनी ऊर्जा हो गई, 6 स्वतंत्रता की कोटि होगी। मतलब ठोस के जो परमाणु होते हैं उसकी स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है, 6 होती है। बात को समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, कि कोई भी ठोस के परमाणु जो होते हैं वो इतनी मजबूती के साथ बंधे होते हैं कि वो इधर उधर गति नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन कर सकते हैं। और जो वस्तु कंपन करते हैं उसके पास ये दो प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आप अच्छी तरह समझेंगे जब हम लोग दोलन ऑसिलेशन जब लेसन को पढ़ेंगे, उस समय आप लोगों को पता चलेगा कि कंपन करने वाले वस्तु की ये दो ऊर्जा किस प्रकार होती है ना। आप लोग अभी सिर्फ इतना ही जानिए कि कंपन करने वाले कोई भी जो अणु होते हैं या कोई भी पदार्थ होते हैं या कोई भी वस्तु होती है उसके पास सिर्फ दो ही ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये अणु अभी एक्स अक्ष में गति कर रहा है तो उससे संबंधित ऊर्जा 2 होती है। लेकिन एक अणु है या एक परमाणु है तो इसे संबंधित स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, वो 3, उसके पास तो 3 अक्ष या 3 विन्यास से उसको निरूपित किया जा सकता है। तो तीनों अक्ष से संबंधित ऊर्जा कितनी होगी, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो कुल मिलाकर के 6। यदि ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरत है स्वतंत्रता की कोटि को समझने के लिए, तो मेरे वीडियो में जाइए, स्वतंत्रता की कोटि को, है कि नहीं, आप उसको समझने का प्रयास करिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप बात समझ में आ गया होगा बच्चों। तो उतना विशेष बात हमको लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर बात को समझिए। दूसरी बात क्या होती है बच्चों कि ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का जो होता है, बात को समझिएगा कि ठोस का जो आयतन होता है ना वो निश्चित होता है। तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो गर्म सिर्फ किस अवस्था में करेंगे, सिर्फ इसके निश्चित आयतन पर ही गर्म कर सकते हैं। आप लोग करिएगा कि ठोस को हम लोग दाब निश्चित, मतलब ठोस की जो मोलर उष्माधारिता होती है वो सिर्फ Cv होती है कि नहीं। ठोस की मोलर उष्माधारिता Cp नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ठोस में दाब को क्या निश्चित करिएगा, हमको पहले बताइए। गैस है तो उसमें आप लोग आयतन को निश्चित करके, है ना, उसका दाब को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन जो ठोस होता है उसका दाब को आप कैसे निश्चित करिएगा। तो ये तो मतलब अर्थहीन बातें हो गई कि ठोस का दाब निश्चित है कि नहीं। तो सिर्फ हम लोग ठोस का आयतन निश्चित करेंगे, क्योंकि ठोस का आयतन हमेशा निश्चित ही होता है ना। तो ठोस की मोलर उष्माधारिता भी सिर्फ एक होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Cv कहते हैं। ठोस की दूसरी मोलर उष्माधारिता अर्थात, है ना, Cp नहीं होती है। तो हम लोगों को सिर्फ Cv का मान यहाँ पर ज्ञात करना होगा बच्चों। तो एक बात यहाँ पर देखिए कि ठोस की, यहाँ पे लिखेंगे कि ठोस के अणु, है कि नहीं, कि ठोस के अणु, है कि नहीं, ठोस के अणु की स्वतंत्रता की कोटि,
ठोस के अणु की स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? यहाँ पे देख रहे 3 अक्ष से प्राप्त कुल ऊर्जा कितनी होती है? 6 होती है। तो इसे संबंधित ऊर्जा, तो देखिए संबंधित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखिए संबंधित ऊर्जा है ना, संबंधित ऊर्जा U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप बता सकते हैं कि 6/2 और यहाँ पर हो जाएगा KT। नहीं, एक अक्ष से संबंधित ऊर्जा 1/2 KT होती है, तो इसके स्वतंत्रता की कोटि 6 है, इसलिए 6/2 KT हो गया। नहीं, अब n मोल अणु के लिए ले लेते हैं। n मोल अणु की ऊर्जा, n मोल अणु की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो U इज इक्वल टू, इसको हम लोग किससे गुना करेंगे? n से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया NT। और Kn आप लोगों को शुरू से बता रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है? R होता है। तो 6/2 यहाँ पर हो गया R। तो Cb का वैल्यू हम लोग आप जानते हैं बच्चों कि Cb इज इक्वल टू कितना होता है? Cb इज इक्वल टू होता है du/dt। तो U का वैल्यू आप लोग यहाँ पर बैठा दीजिए, है कि नहीं? तो U का वैल्यू बैठा दिए तो देखिए कितना हो गया? 6/2 RT। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो 6/2 R है ना। टी जो होता है ये वेरिएबल है, इसलिए इसका अवकलन होगा, तो यहाँ पर टी के सापेक्ष में टी का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। तो सी बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 6/2 R। इसको जब आप काटिएगा तो ये मिलेगा आपको 3R। तो एक तरह से आप देखें कि इसके स्वतंत्र है ना कि मोलर ऊष्माधारिता इसका कितनी होती है? 3R होती है ना। यदि R का वैल्यू यदि आप रखते हैं, यहाँ पर R का मान यदि आप रखेंगे तो Cb का वैल्यू को कितना पाइएगा? 6.0 है कि नहीं, कैलोरी प्रति मोल है ना, प्रति केल्विन यहाँ पर प्राप्त करते हैं, है ना। R का वैल्यू यदि आप यहाँ पे रखेंगे तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करते हैं बच्चों, है ना। ये तो कैलकुलेशन था थोड़ा, अब हम लोग थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे ड्यूलॉग एंड पेटिट्स का नियम। देखिए बच्चों, ड्यूलॉग एंड पेटिट्स ने तो आप लोग एक नियम का निर्धारण किया। इस नियम को समझाने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बताऊंगा कि जब हम लोगों ने गैस की मोलर ऊष्माधारिता जब हम लोग ज्ञात कर रहे थे बच्चों, तो उस समय आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे जैसे गैस के है ना परमाणुओं की संख्या बढ़ती है ना, तो उसकी ऊष्माधारिताओं का अनुपात का मान जो होता है वो घटता जाता है। मैंने आपको बताया था बच्चों ये बात, है ना। इसका मतलब है, इसको दूसरे शब्दों में यदि हम लोग कहेंगे कि गैस के जैसे जैसे परमाणु का भार बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ता है तो उसकी मोलर ऊष्माधारिता का अनुपात घटता है। ठीक वही बात है कि नहीं ठोस में भी लागू होती है। ड्यूलॉग एंड पेटिट्स ने, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बात लिखूंगा कि देखिए ड्यूलॉग है ना और पेटिट्स या एवं पेटिट, ड्यूलॉग एंड पेटिट्स ने है ना सर्वप्रथम पाया, क्या पाया? देखिए यहाँ पर कि सर्वप्रथम पाया कि जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे ठोस की है ना, जैसे जैसे ठोस के परमाणु की, जैसे जैसे ठोस के परमाणु की परमाणु भार बढ़ता है कि नहीं, परमाणु भार बढ़ता है, जैसे जैसे ठोस का परमाणु भार बढ़ता है वैसे वैसे है कि नहीं, वैसे वैसे इसका क्या होता है बच्चों, है ना, वैसे वैसे देखिए कि परमाणु की वैसे वैसे ठोस के या अणु की लिखेंगे, वैसे वैसे ठोस के ऊष्माधारिता, ठोस के ऊष्माधारिता का मान घटता है, ठोस के ऊष्माधारिता का मान घटता है, ऊष्माधारिता का मान घटता है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया कि ठोस के परमाणु भार और ऊष्माधारिता का यदि हम लोग एक गुणनफल ले लें तो सभी ठोस के लिए है कि नहीं, सभी ठोस के लिए है ना उसका मान क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा या नियत हो जाएगा, ये बात जानते हैं। या सभी आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि ठोस जैसे होता है, जो ठोस तत्व जो होते हैं, तत्व समझते हैं ना कि तत्व जो होते हैं है कि नहीं, ये तत्व भी जो होती है ठोस के कैटेगरी में आएगी, जो सॉलिड के स्टेट में पाई जाती है। तो वहाँ पर हम लोग ये बात समझते हैं कि ठोस को तत्व के रूप में, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जो ठोस जो सॉलिड तत्व होते हैं है कि नहीं, उसका क्या पाया कि जैसे जैसे उसका परमाणु भार बढ़ता जाता है ना, तो उसकी ऊष्माधारिता का मान घटता जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि देखिए कि तत्व के, हम यहाँ पर बात करेंगे तत्व का, समझे ना, तत्व के, ठोस तत्व के, देखिए यहाँ पर कि ठोस तत्व के परमाणु भार, ठोस तत्व के परमाणु भार तथा ऊष्माधारिता का गुणनफल है कि नहीं, ऊष्माधारिता का गुणनफल
ऊष्माधारिता का गुणनफल समान होता है। ऊष्माधारिता का गुणनफल समान होता है। ये उसने बेसिक फॉर्मूला है या बेसिक डिफिनेशन होता है। तो उसने क्या किया कि परमाणु का परमाणु है ना, सभी तत्व का परमाणु भार लिया और उसकी है ना ऊष्माधारिता का गुणनफल लिया। तो उसने एक आश्चर्यजनक चीज पाया कि परमाणु भार और ऊष्माधारिता का मान तो सभी तत्वों के लिए जो होती है समान पाई जा रही है कि नहीं, सभी तत्वों के लिए समान हो रहा है। तो ये आश्चर्य वाली बात। अब इसको जरूरत है कि प्रैक्टिकल करने की, तो उसने क्या किया, प्रैक्टिकल भी किया। तो आप लोग जो होती है इस जो मैंने इस बात को लिखा है कि देखिए परमाणु भार और ऊष्माधारिता के गुणनफल को हम लोग क्या कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी हम लोग कह सकते हैं कि देखिए दूसरे शब्दों में कैसे इसको हम लोग परिभाषित करेंगे। देखिए दूसरे शब्दों में कि ठोस के, है कि नहीं, ठोस तत्व का परमाणु ऊर्जा का मान समान होता है कि नहीं। परमाणु उष्मा भी कह सकते हैं, परमाणु उष्मा का मान समान होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक हीट, है कि नहीं। परमाणु उष्मा का मान समान होता है, परमाणु उष्मा का मान समान होता है बच्चों। ये ड्यूलॉग एंड पैटिट्स ने कहा था। तो अब यहाँ पर एक बात आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अब इस प्रैक्टिकल किया कि ड्यूलॉग ने पैटिट्स तो दे दिया, लेकिन इसका प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, है ना, रेनो ने किया था। किसने किया था, रेनो का प्रयोग। यहाँ पर देखेंगे रेनो का प्रयोग। ये सब आगे क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों के क्लास में इसका झलक दिया गया, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि साधारण तत्वों के लिए, साधारण तत्व, है कि नहीं, साधारण तत्वों के लिए रेनो ने, है कि नहीं, ये परमाणु उष्मा का मान जो पाया वो कितना पाया, 6.38 पाया। अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे थे कि Cv का मान 6 पाया गया था, यहाँ पर देख रहे हैं कि 6.38 पाया जा रहा है। फिर कुछ तत्वों का उसने मान जो होता है और यदि प्राप्त किया तो उसने पाया 6.57 मिला उसको, है कि नहीं। और कुछ तत्वों का मान उसने प्राप्त किया तो उसका मान उसने कितना प्राप्त किया, 67 उसको मिला, है कि नहीं, इस प्रकार। लेकिन और सबसे कम जो जिसका मतलब क्या बोलते हैं परमाणु उष्मा का मान जो था वो 5.7 था, है कि नहीं, 5.7 था। उसके बाद फिर मिला 5.96, कुछ तत्वों के लिए इतना मिला, कुछ तत्वों के लिए इतना, कुछ तत्वों के लिए इतना, कुछ तत्वों के लिए इतना, इस प्रकार उसको मिलता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यहाँ पर ये आती है बच्चों, है कि नहीं, क्या आती है कि जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ तत्वों का नाम लिखते हैं, जैसे कि बोरोन हुआ, है ना, कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ। इन तत्वों के लिए जो इसका मान उन्होंने प्राप्त किया था, इसका मान उन्होंने 2.75, है कि नहीं, इसका मान 1.76 और इसका मान उसने 4.98 उसने प्राप्त किया था। लेकिन ये देखिए ये भी ठोस अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है, ये भी ठोस अवस्था में पाए जाने वाले तत्व है। तो यहाँ पर इस दोनों के मान में इतना बड़ा अंतर का क्या कारण है कि नहीं। तो सबसे पहली बात है कि ड्यूलॉग एंड पैटिट्स ने इस चीज़ को नहीं समझा पाया था कि सिलिकॉन, कार्बन और बोरोन के लिए, है ना, उस परमाणु उष्मा का मान इतना क्यों आता है। ये बात ड्यूलॉग एंड पैटिट्स ने नहीं समझा पाया और उसके बाद इसको त्याग दिया गया, इस नियम को। और उसके बाद इस नियम में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी थी, इनमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी थी। जो संशोधन हुआ बच्चों उसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अर्थात बीएससी के क्लास में आप लोग वहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। तो आज आप लोगों को ये बातें काफ़ी मज़ेदार लगा होगा बच्चों कि न कि फिजिक्स के में जो है किस प्रकार संघर्ष चलता है बच्चों, एक एक चीज़ को जानकारी के लिए, है ना। कोई वैज्ञानिक इस नियम को निकालते हैं, फिर वो नियम दूसरे चीज़ों पे लागू नहीं होता है ना, फिर उसको निष्फल कर दिया जाता है, फिर उसके विषय में आगे रिसर्च चलता है, फिर उसमें खामियां निकाली जाती है, फिर उसमें संशोधन होता है, तब जा करके एक सच्चा और सही नियम मेरे पास निकल करके सामने आता है, जो कि हम लोगों को स्वीकार होता है और वो उस पदार्थ के लिए, उस तत्व के लिए वो सही होता है कि नहीं बच्चों। तो इस चीज़ की सच्चाई को जानने के लिए बच्चों आप लोगों को बीएससी तक जाना पड़ेगा फिजिक्स पढ़ने के लिए, है कि नहीं। वहाँ पढ़ करके आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि ड्यूलॉग एंड पैटिट्स के बाद जो कैसे इस नियम को आगे बढ़ाया। मैं तो आप लोगों को बता सकता हूँ बच्चों, लेकिन मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, है कि नहीं, कि मैं आगे आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, है कि नहीं।
जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा बच्चों। तो आज जो है बच्चों मेरा हीट का जो ये लेसन जो था बच्चों, है ना, उष्मा और ताप का लेसन को मैं आज पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया बच्चों, है ना। इसको समाप्त करने में लगभग मेरे पास 16 वीडियो लग गया बच्चों। इसमें 16 वीडियो 45 मिनट से ऊपर का सभी वीडियो को मैंने बनाया है कि नहीं। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इतनी वीडियो में सर ने क्या बताया होगा, इसको समझने का प्रयास करिए। मेरी यदि सभी वीडियो को आप लोग देखते हैं, 16 से 16 वीडियो को आप लोग यदि देखेंगे बच्चों, तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि उष्मा और ताप के संबंध में आप लोगों को 12th क्लास में तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया। यूट्यूब में शायद पहली बार है कि जो किसी शिक्षक ने, किसी टीचर ने उष्मा और ताप के संबंध में 16 से 17 वीडियो बना करके रखा है, वो भी सारा 45 मिनट से ऊपर का वीडियो है ना। तो इसी तरह का वीडियो जो बच्चों आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में भी देखने को मिलेगा, है कि नहीं। किसमें, उष्मागतिकी के में भी आप लोगों को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को उष्मागतिकी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। उस वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तब तक के लिए बच्चों आप लोग अच्छी तरह से हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखें, है ना। और वैसे बच्चे जो आज इस चैनल पर नए हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला बच्चों, है ना, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, है कि नहीं। और बेल आइकन बटन को दबा देंगे ताकि जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके बच्चों। ठीक है बच्चों, आज आप लोगों ने जो वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।